ये आपके जैसे ही मतलब स्टूडेंट्स हैं। सो हमने बहुत ढूंढ के उन्हें निकाला है। और मुझे लगता है कि इनकी जो निजी एक उनकी कथा है वो आपको बहुत प्रेरित करेगी। तो ध्यान से सुनिए उन्हें क्या कहना है, और शायद उनमें आपको अपने आगे की भविष्य की एक लहर दिखाई दे, क्योंकि आप सब इस अवस्था से आगे जाने वाले हैं। क्योंकि आप अभी 10वीं कक्षा में हैं, तो 12वीं कक्षा में जाएंगी, और मेरा ख्याल है कि आप आगे पढ़ेंगे। कम से कम 3 साल का एजुकेशन या 4 साल का एजुकेशन करके आप कुछ कर दिखाएंगे, अपने पैरों के ऊपर खड़े रहेंगे। वो बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये राजश्री है और ये वैष्णवी है, हम केवल इस नाम से उन्हें पुकारेंगे। सो राजश्री, आपके बचपन के बारे में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस रहेंगे जो क्वाइट मेमोरेबल। आई एम वेरी हैप्पी कि आप सबसे बात करने का आज मुझे मौका मिल रहा है। और जब मुझे पता चला कि मुझे गर्ल्स के साथ कन्वर्सेशन करना है, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई विल बी एबल टू रिलेट अ लॉट टू गर्ल्स ऑफ योर एज। सो जैसे आपने पूछा सर कि मेरे चाइल्डहुड की कुछ मेमोरीज है कि मेरा स्कूल कैसा था, तो मैं 1st to 10th एक ही स्कूल में पढ़ी हूँ, पुणे में, वाकड़ में जो है। तो आई वॉज अ वेरी एवरेज, लाइक बिलो एवरेज ही थी मैं तो, क्योंकि जो LKG UKG होता है तब माय पेरेंट्स थॉट कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी या फिर मैं बहुत वीक हूँ, मुझे नंबर्स भी लिखना अच्छे से आता नहीं था, ABCD भी मुझे याद नहीं रहती थी। तो दे वर लाइक कि हम तुझे UKG फिर से करते, रिपीट करते। सो उन्होंने मुझे 1 साल और रिपीट करवाया। मेरा बर्थ ईयर 2002 है, सो दे रिपीटेड UKG फॉर मी। एंड फिर 1st, 2nd, 3rd तो वो तो सबके स्कूल में होता ही है कि 8th तक तो पास ही करने वाले वैसे भी। तो लाइक 8th तक आई वॉज नॉट दैट बैड, बट इतने भी अच्छे ग्रेड्स नहीं थे। एंड हमारे स्कूल में पार्शलिटी बहुत होती है, लाइक थोड़ी स्कूल्स में तो होती है वो, बट मेरे स्कूल में बहुत क्या है पार्शलिटी, क्या है भैया? पार्शलिटी लाइक जो टीचर का लड़का है या जो टीचर की लड़की है उसी को सब चांसेस मिलेंगे। टीचर्स के बच्चे ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, टीचर्स के कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स भी होते हैं। लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट वो होता है कि किसी को अगर वो इक्विवेलेंट भी है, इवन इफ इज केपेबल और शी इज केपेबल, वो हाईलाइट नहीं हो पाते या फिर उनको चांस ही नहीं मिलता कि उन्हें भी आता है कुछ। तो वैसा तो बहुत होता था, और चांसेस भी हमारे स्कूल में बहुत कम देते थे कि कोई अलग आके कैप्टन बने या कोई अलग आके डांस करे ऐसा। तो आई नेवर गॉट दैट चांस टिल 9th। एंड देन कुछ तो इलेक्शन या कुछ तो हुआ था ना, हाँ, तो उसके बारे में बताइए। वो जो हेड गर्ल का इलेक्शन होता है 9th में, फॉर लाइक देयर आर 2 हेड गर्ल्स ना, जो 9th की एक होती है और 10th की एक होती है। सो 9th में वो इलेक्शन हुआ था, एंड उसके लिए हमको एक स्पीच देना था सबके सामने, जो भी स्टूडेंट्स है स्कूल के, और एवरीवन लाइक टीचर्स एंड ऑल, जैसे अभी है। हाँ जैसे अभी हो रहा है। तो देन लाइक उन्होंने सबके लिए सेम टॉपिक रखा था एंड यू हैव टू डिलीवर द स्पीच। सो मुझे नहीं लगा कि मैंने इतना भी बुरा स्पीच दिया था, दैट दे डिडंट इवन कंसिडर इट। सो आई वाज लाइक आई एम डन विद दिस पार्शियलिटी, मुझे अब नहीं करना है ये सहन, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू प्रूव माई सेल्फ। सो आई वाज लाइक अब तो मैं दिखाऊंगी मुझे क्या क्या आता है। क्या बात है। देन जो हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट होता है 10th में, जो स्कूल लेवल पे होता है, तो देन आई स्कोर्ड रियली वेल। सो मेरे पापा थे कि तू अभी क्लास में तो फर्स्ट आई है, बट लाइक पेड़ पे मत चढ़ कि तू अभी फर्स्ट ही आएगी, बाकियों को पता चल गया है कि तू पढ़ाई करती तो बाकी भी अच्छे से करेंगे अभी। तो मुझे था कि हाँ करने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ही वॉज लाइक कि बाकी बहुत अच्छे अच्छे ट्यूशन्स में भी थे कि ये ट्यूशन लगा लिया, वो ट्यूशन लगा लिया, जो एकदम नहीं क्या वो नेम्स होते हैं किसी भी सिटी के कि इधर ट्यूशन लगाना चाहिए 10th स्टैंडर्ड में। सो माय फादर वाज कि हमारे पास इतना नहीं है कि हम तुझे उधर तक भेज सके या फिर वहाँ ट्यूशन लगा सके। सो एक नॉर्मली ट्यूशन था, ही वॉज लाइक यू कैन गो हियर, यू स्टडी, एंड जितना भी रिसोर्सेस हम दे सकते हम देंगे तुझे। सो 10th में मैंने वो एक लोकल ट्यूशन ज्वाइन करी एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग। सो मुझे था कि अभी मुझे प्रूव करना ही है एंड आई विल प्रूव एनी हाउ। सो वो 1st, 2nd, 3rd 3 यूनिट टेस्ट होती है, प्रीलिम्स होती है, उसके बाद फाइनल्स होती है 10th की। सो वो तीनों में भी आई वॉज लाइक ऑन द टॉप, फर्स्ट सेकेंड ऐसा था। एंड देन
जो थोड़ा गैप होता है फाइनल एग्जाम से पहले 10-15 दिन देते हैं हमको टू स्टडी एंड प्रिपेयर, तो उसमें भी मैंने बहुत मेहनत करी एंड देन आई गिव द पेपर। जो हमारे स्कूल के जो 4-5 लोग होते कि ये टॉपर आने वाले होते या टीचर्स भी एक्सपेक्ट करते कि यही टॉपर आएंगे, एवरी टाइम आई यूज टू कम आउट ऑफ दैट एग्जाम हॉल, द टीचर नेवर यूज टू आस्क मी कि तूने पेपर लिखा भी है या तूने वो क्वेश्चन सॉल्व भी किया है कि नहीं। वो हमारे लाइक स्टेट बोर्ड से हूँ मैं, तो स्टेट बोर्ड में हमारे टाइम पे देयर वाज अ लाइक वो सिलेबस चेंज हुआ था, तो देयर वाज अ क्वेश्चन विच वुड बी आउट ऑफ सिलेबस, 4 या 5 मार्क का कुछ तो वो क्वेश्चन होता था, दैट विल बी आउट ऑफ सिलेबस, वो टेक्स्ट बुक में से नहीं होता था। तो वैसा एक क्वेश्चन था एंड द टीचर यूज टू वेट टू आस्क दोस 4 गर्ल्स कि तुमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं। आई वाज लाइक पूछ ले भाई, मैंने किया है, मुझे देना भी नहीं है तुझे आंसर कि मैंने लिखा है कि नहीं। एंड शी यूज टू आस्क ओके ठीक है, वो गई। फिर रिजल्ट आया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे इतना पता था कि मैंने अच्छे से लिखा है, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मैं टॉपर आ जाऊंगी 10th की। सो एग्ज़ाम वगैरह हुआ एंड देन आई वाज घर पे ही थे, तो सबके कॉल्स आ रहे थे कि इतना मुझे मिला, इतने परसेंटेज मुझे मिले। आई थॉट कि मैंने मेरे देख लिए हैं, मुझसे ज़्यादा ही होगी किसी 1-2 लड़के के। तो then in the evening my class teacher called me and she said that congratulations, you are the topper of our school, and I was बस अभी इतना ही सुनना है मुझे आपसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तब मुझे बहुत अच्छा लगा एंड माय फैमिली वाज आल्सो वेरी हैप्पी दैट कि अभी फैमिली को भी 10th तक पता ही होता है ना कि 4-5 लोग जो है वो स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं and you have passed them, so they were also happy. My father was extremely happy. Now also he asks me, what is that girl doing, where is she, what is she studying? So I am happy, like that is the one thing that I achieved in my school life कि अगर आपको प्रूफ करना है ना तो you don't have to think about the resources. आप अकेले ही काफ़ी हो कुछ भी करने के लिए. You don't have to think कि अपने टीचर ने ये पढ़ाया है कि नहीं, किसी दोस्त ने ये इस ट्यूशन से पढ़ लिया है या किसी दोस्त को इतना अच्छी बुक है उसके पास. There's nothing needed. If you are there, everything is there with you. Thank you so much. Thank you, thank you. That was wonderful, wonderful. वैष्णवी, कुछ अपने बारे में बताइए। एक्चुअली आप सब नवोदय से हो और मैं भी नवोदय की स्टूडेंट हूँ, तो आपसे मिलके मुझे और ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है कि एक समय था मैं भी आपकी जगह पर बैठा करती थी और आज है कि मैं आप सबके सामने हूँ। मेरी बचपन की कहानी, मैं एक रूरल बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरे पापा टीचर है और मम्मी आंगनवाड़ी वर्कर है, तो मेरे घर में मतलब एजुकेशन का ही माहौल रहता था हमेशा। एंड मुझे बहुत मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है कि हाँ पढ़ाई करनी चाहिए, बस पढ़ाई कर, मतलब बाकी की जो एक्टिविटीज़ होती थी तो उसमें थोड़ा मेरा कम ही ये था कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि उससे हम कुछ नहीं बनने वाले, बस पढ़ाई कर। तो बचपन से मतलब मैं होशियार भी थी, पढ़ाई में अच्छे से कर रही थी। फिर 4th की एग्ज़ाम आती है, तो 4th में स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम होती है। तब मेरा मतलब हैंड फ्रैक्चर था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो फ्रैक्चर था। और कैसे हुआ? क्या हुआ, स्टोरी बताइए। एक्सीडेंट हुआ था एक्चुअली। एक्सीडेंट क्या हुआ था? मैं मेरी मम्मी और पापा मौसी के घर गए थे, तो उधर से वापस आते वक्त अचानक से आगे से ऑटो वाले ने हमें मतलब ये टक्कर दी थी। आप क्या मोटर बाइक पे थे? हाँ, मोटर बाइक पे थे। okay. और हम 3 लोग थे और मैं रास्ते के बीच में पड़ी थी, इसलिए मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था और राइट हैंड ही फ्रैक्चर हुआ था। आप बैठेंगे अभी ऑटोमोबाइल इस पे हेलमेट पहने बिना? फिर ऐसा हुआ था कि जब एग्ज़ाम की डेट थी तब मेरा हाथ फ्रैक्चर हो चुका था और मेरे पापा भी लाइक कि अब ये कैसे एग्ज़ाम देंगे। फिर भी मेरे पापा ने मेरे से लेफ़्ट हैंड से प्रैक्टिस करवाई थी कि लेफ़्ट हैंड से कैसे लिखते हैं, और मैंने फिर 15 दिन तक प्रैक्टिस की। और जब स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम था तो मेरे पापा ने मेरे लिए राइटर रखा था। मेरे छोटे से मतलब परमिशन होती कि आपसे छोटी उम्र की लड़की को रखे तो चलता है। तो मैं लेफ्ट हैंड से लिखती मतलब सॉल्व करती थी एग्जाम्पल और उसको बताती थी और वो ये करती थी, सॉल्व करती थी मेरा पेपर। फिर ऐसा हुआ कि रिज़ल्ट का दिन आया। मुझे पता नहीं था कि
मतलब मैं ऐसी थी कि ठीक है, हो गया, एग्ज़ाम ही तो था, ऐसा वैसे। और जब 5th में आई तो 5th का फर्स्ट डे था और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका था। और मैंने रिज़ल्ट लिया और मैंने देखा भी नहीं उसको और रख दिया बैग में। फिर मेरी एक टीचर आई और उसने बोला कि वैष्णवी तेरा रिज़ल्ट दिखा। तो उन्होंने देखा तो मैं 4th आई थी डिस्ट्रिक्ट में और मुझे कुछ मतलब ऐसा भी नहीं था कि यार मैं आ गई, कुछ खुशी वगैरह कुछ नहीं थी। फिर पापा को दिखाया, पापा वॉज हैप्पी। देन 5th में नवोदय की एग्ज़ाम होती है और मेरा भाई मेरे से 4 साल से बड़ा है। और जब मैं फर्स्ट में थी तो वो 5th में था। वो तैयारी कर रहा था एग्ज़ाम की और तब वो लिखते हैं ना 1 2 3, तो मैं उसको बोलती थी ये क्या है 1 2 3 4 लिख और हो जाता है काम। तो वो बोलते तेरा टाइम आएगा ना तब पता चलेगा। फिर मेरे 5th के पहले से जब समर वैकेशंस होती है ना 4th के बाद, तब से ही मेरे पापा ने तैयारी करनी शुरू कर दी थी कि हाँ ये कर वैसा वैसा। तो मैंने बहुत अच्छी सी पढ़ाई की थी, अच्छा सब हो गया था और फिर सिलेक्शन भी हुआ। फिर नवोदय में तो आपको पता ही है कि हम कितने मज़े करते हैं। कुछ डिटेल्स बताइए। हाँ, मतलब 6th में आई थी तब बहुत डरी सहमी थी। बहुत घर की याद आती थी और रोती भी बहुत थी। फिर भी मेरा भाई था नवोदय में, फिर भी मुझे बहुत याद आती थी क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ को तो बोलने की परमिशन नहीं होती। 7th का तो बहुत मतलब मुश्किल समय होता है नवोदय में क्योंकि 6th वाले जूनियर होते हैं, 8th वाले सीनियर जिनके पास सब कैप्टनशिप वगैरह रहती है और 7th ईयर वाज लाइक कि हाँ कुछ भी किया तो 7th क्लास में किया। अगर झाड़ू की ड्यूटी भी नहीं लगाई तो हाँ 7th क्लास की थी, उनके ऊपर ही आ जाता है सब इल्ज़ाम। और फिर 8th में तो कैप्टनशिप होती थी और मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ पहले से ही। तो हम 8th में गए तब मुझे याद है थोरात मैम थी, तो उन्होंने मुझे कैप्टनशिप दे दी थी। मैं अरावली की थी, अरावली की कैप्टन बना था और मैं मैम के पास गई और मैम को बोला कि मैम मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं इतनी शांत हूँ और मैं कैसे हैंडल कर सकती हूँ लीडरशिप वगैरह। तो और बहुत रोई थी कि मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो फिर भी मैम ने मुझे एनकरेज किया कि नहीं बेटा, अगर तू अब नहीं करेगी तो तू जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी। फिर वहाँ से 8th में कैप्टनशिप निभाई। निभाई का क्या मतलब है? निभाई मतलब निभा नहीं पड़ता। लेकिन छोटे ऐसे क्या छोटे निभाने बच्चे, लायक, मतलब इज इट वेरी हार्ड, इज इट दैट डिफिकल्ट? नो है इट इज कैप्टन? इंटरेस्टिंग अच्छा, बिकॉज तो छोटे तो भाई बहनें होती है 6-7 की, उनको मतलब जब 6th में आते हैं तो उनको किसी को शूज पहनना नहीं आता तो उनको सिखाते हैं, बकेट उछलने में मतलब उठाने में हेल्प करते हैं। और 8th का ईयर बहुत अच्छा था, मतलब 8th में हमने सब कुछ किया, सब एंजॉय किया। स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे थे, मतलब हमारे ऊपर था कि हाँ हमारा हाउस जीतना चाहिए, तो स्पोर्ट्स में भी आगे थे, पढ़ाई में भी बहुत आगे थे, सब में आगे थे। और 8th बहुत मेमोरेबल ईयर रहा है मेरे लिए। तो 8th तक तो सब कुछ सही चल रहा था अच्छे से, जैसा चाहिए था वैसा। फिर आई मैं 9th में होता है माइग्रेशन, आधे लोग उधर गए थे आधे लोग इधर आए थे और फिर उनके साथ एंजॉय करना, उनकी मतलब उनसे जान पहचान करना, सब कुछ उसी में गया। लेकिन पढ़ाई में हम थोड़ा कम ध्यान देते थे 9th में क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि अब 10th में हम यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे, फिर 9th एंजॉय कर लो, 10th में पढ़ाई करो और फिर हमारा डिसीजन है हमें जाना है बाहर या नहीं। और फिर और 9th में मैंने एक सपना देखा था। मैं मैथ्स में बहुत अच्छी थी और मुझे पता था कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा करूँगी। सो मैंने एक सपना देखा था कि मुझे IIT जाना था, नहीं तो मेरे लिए मैंने बैकअप प्लान भी करके रखा था क्योंकि मुझे डिज़ाइंस वगैरह बनाना बहुत अच्छा लगता था, तो मुझे आर्किटेक्चर बनना था। लेकिन मेरी गलती ये थी कि मैंने ये सपने किसी को बताए नहीं क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि ठीक है मुझे करना है तो मुझे पता होना चाहिए और मैं कर लूँगी खुद से। फिर 10th में आई, 10th में अच्छे से पढ़ाई की वगैरह सब कुछ चल रहा था
और घर से ये था कि 10th में प्रेशर होता है, मतलब प्रेशर का मतलब ये नहीं कि डिसीजन होता है, एक इम्पॉर्टेंट वाला डिसीजन होता है जो कि लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनता है। तो 10th में ऐसा रहा कि मुझे बाहर निकलना है या नवोदय में रहना है। तो स्टार्टिंग को मुझे लगा कि मुझे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ होते हैं तो हमें कुछ दिनों बाद ऐसा लगता है कि हम जहाँ है वो अच्छी जगह नहीं है, हमें कुछ और चीज़ें अट्रैक्ट करती। मतलब मुझे लगता था कि बाहर जाएंगे तो अच्छा मुझे एजुकेशन मिलेगा एज कम्पेयर टू नवोदय, ऐसा वगैरह। बट फिर मैं जब एट द एंड पहुंची 10th के, तो आई वॉज बी लाइक कि ठीक है बाहर चलते। और मेरे पेरेंट्स थे, तो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मतलब सपोर्ट किया बाहर निकलने में। बट ऐसा था कि मेरे मम्मी के मन में कुछ था कि नवोदय में रहना चाहिए, लेकिन उसने कभी मुझे बताया नहीं। फिर मैं 10th से नवोदय से बाहर आई। मुझे करना था मतलब जेई नीट की तैयारी, मतलब जेई की तैयारी करनी थी मुझे। और मेरे पेरेंट्स को मुझसे नीट करवाना था, क्योंकि उनको लगता था कि मैं MBBS बनूं। और मेरी असलियत तो मैं ही जानती थी खुद। मैं मैथ्स में अच्छी थी और साइंस मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। इवन कि 7th में मैं फेल भी हो चुकी थी। वो FA1 FA2 होती है ना, तो मैं एक बार फेल हुई थी, 7th में ही फेल हुई थी, क्योंकि साइंस मेरे दिमाग से ऊपर ही जाता था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। फिर जादव सर थे, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बोला था कि तेरे तो मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स आते, फिर तू साइंस में अच्छा क्यों नहीं करती, क्यों ना मैं साइंस पर थोड़ा ध्यान दूं। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा देने लगी थी। और फिर इम्प्रूवमेंट भी आई, 50 में से 45 47 तक जा जाती थी, लेकिन आउट ऑफ कभी नहीं आए साइंस में। और मेरे पापा ने बोला था मुझे 10th में, मैंने पापा को बताया था कि मुझे मैथ्स लेना है, किसी भी हाल में मुझे मैथ्स लेना ही लेना है। तो पापा ने बोला था अगर तुझे मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स आए साइंस से तो ले ले। और मैंने लाए भी, मेरे मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स थे एज कम्पेयर टू साइंस 10th में। फिर पापा को बोला मैंने मुझे मैथ्स लेना है, मम्मी को भी बोला। लेकिन 10th तक ऐसा था ना कि मैं हॉस्टल की ज़िंदगी से मतलब बोर हो चुकी थी, मुझे घर का खाना चाहिए था। तो मेरी कंडीशन थी कि मैं जहाँ भी रहूँ 11th के बाद मेरी मम्मी मेरे साथ रहे। तो मेरी मम्मी ने बोला कि अगर तेरी ये कंडीशन है तो मेरी भी एक कंडीशन है। मैंने बोला क्या? उसने बोला अगर तुझे मतलब मेरे साथ रहना है तो तुझे मैथ्स नहीं लेना होगा। अरे बाप रे। तो मैथ्स नहीं लेगी। तो तुझे करनी है तो नीट की तैयारी कर। आई वाज लाइक कि यार IIT मेरा सपना था और खाने का भी इश्यू चल रहा था, क्योंकि अब बच्ची थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। देन फाइनली मैंने डिसाइड कर दिया कि ठीक है मैं नीट कर दूंगी। मेरे पापा ने एक क्लास भी मतलब ढूंढे थे। एक्चुअली तब ऐसा होता था कि 10th के बाद एंट्रेंस एग्जाम होती थी क्लासेस के लिए, अभी भी होती है। तो संभाजी नगर मतलब मेरे घर से नज़दीकी है, तो तभी भी वो बंसोड़ क्लास नामक एक क्लास है, और वो मेरी मम्मी ने खोजी थी कि इधर उधर से इंफॉर्मेशन निकाल के उसकी टेस्ट होती है, सुपर 30 उसमें से ले लिए जाते हैं। तो मैंने वो टेस्ट दी। मेरा स्टार्टिंग में 2 टेस्ट होती थी। जो स्टार्टिंग वाली टेस्ट थी तो उसमें से कितने 2000 की क्या बच्चे थे उसमें, और मेरा सिलेक्शन हो गया था टॉप 200 में। तो फिर 200 लोगों को उन्होंने 15 दिन तक कोचिंग दी थी, और उसके बेसिस पर उन्होंने फिर से एग्ज़ाम ली थी, और उसमें से 30 लोगों को उन्होंने चूज़ किया था, और मेरा उसमें भी नंबर आ गया। और मुझे तब से मतलब नीट टाइप ही एग्ज़ाम हुई थी। 720 में से मुझे 522 आए थे शायद। तो मेरा सिलेक्शन हो गया, और मेरी फैमिली बहुत खुश हो गई थी। हाँ ये तो पक्का MBBS बनेगी अब। पक्का MBBS। क्योंकि ये अब साइंस भी अच्छा करने लगी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उस एग्जाम में मैथ्स भी था, कुछ पार्ट उसमें मैथ्स भी था, फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था, और बायोलॉजी भी था। और बायोलॉजी मेरे लिए ऐसा है कि मुझे जो थ्योरी बेसिस सब्जेक्ट होते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे प्रैक्टिकल बेसिस वाले चाहिए जो सॉल्व करना चाहिए, ऐसा वैसा चाहिए। तो मैं गई एग्ज़ाम में, मतलब एग्ज़ाम सिलेक्शन हो गया।
फिर छुट्टियाँ चल रही थी, छुट्टियों में एंजॉय वगैरह किया, फिर क्लास में गई। 6 महीने तक मैंने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से नंबर आ रहे थे। और फिर ये होता है ना कि हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो हम उसी में अच्छा कर सकते हैं और उसी के साथ हम जिंदगी भर रह सकते हैं। 6 महीने हो गए और मैं बोर हो गई। मैंने बोला ये क्या चल रहा है, मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, मार्क्स अच्छे आ रहे थे, लेकिन आई वॉज लाइक कि नो, इट्स नॉट माई स्ट्रीम, मतलब मैं नहीं कर सकती इधर। तो मेरे माँ मतलब फिर मेरा स्टडी से इंटरेस्ट ही उठ गया, मैंने करना ही कम कर दिया। फिर मेरे पापा मम्मी टेंशन में आने लगे, इसको कम मार्क्स आ रहे हैं वगैरह। और फिर आकाश कोचिंग सबको पता ही होगी, फिर 12th में मेरा एडमिशन उधर करवा दिया गया। और उनको मेन प्रॉब्लम तो पता ही नहीं थी कि इसको ये अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए ये नहीं कर पा रही है। लेकिन उनको ऐसा लगा कि कहीं कोचिंग में ये, क्योंकि ये तो फ्री में थी सुपर 30 को, और चलो हम अच्छी कोचिंग लगाते। फिर भी क्या ही होने वाला था मेरा। आकाश में गई, उधर भी फर्स्ट टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से किया था मैंने 12th का। और फिर बाद में फिर ऐसे ही चलने लगा, और फिर उनका कॉन्फिडेंस मेरे से उठने लगा। उनको लगा कि ये कुछ नहीं कर सकती जिंदगी में, और उन्होंने सब कुछ समेटा और घर लेके गए। फिर जब नीट का रिजल्ट आया, उस वक्त आपको क्या लगा, मतलब ये सब नेगेटिव इमोशंस चल रही थी? हाँ, कुछ अपने अंदर क्या चल रहा था बताइए, क्योंकि आई एम श्योर किसी न किसी को तो ये बहुत महसूस होगा। मेरे अंदर ये चल रहा था कि मुझे नहीं देना था, मतलब आई वॉज लाइक कि डॉक्टर इज नॉट माई ड्रीम। मैंने 6th क्लास में थी तब से मैंने IAS ऑफिसर का ड्रीम देखा है एक्चुअली मेरे लिए। और मेरा ये था कि मुझे JEE करनी थी 11th में, और 11th-12th में कर लेती, फिर सिलेक्शन हो जाता, 4 साल तक मैं IIT करती, और 4th ईयर से मैं ये IAS की तैयारी शुरू करती। और फिर नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन 2 अटेम्प्ट तो लग जाते, 2-3 अटेम्प्ट लग जाते तो ठीक है। मतलब मैंने तो 3 अटेम्प्ट पकड़ के रखे थे UPSC के, तो हो ही जाता। और उतना मुझ पर कॉन्फिडेंस था, ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस नहीं था। तो लेकिन मेरे मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता था। फिर MBBS जब कर रही थी तब मुझे मेरा ये सपना याद आ रहा था एक्चुअली, कि मैं 9th में क्या ड्रीम देखती थी कि 4 साल में मेरा हो जाता, और मैं मेरे मतलब जो असली मेरा ड्रीम है, जो मुझे अचीव करना है, उस पर मैं फोकस कर पाती। लेकिन फिर मेरे अंदर ये विचार आते थे कि MBBS करके मैं करूँगी तो क्या करूँगी, क्योंकि ये होता है 5.5 साल का कोर्स, है ना, 5.5 साल का कोर्स होता है। और ये करने के बाद तो मतलब तब तक, और MBBS में इतनी पढ़ाई होती है कि वो करते करते मुझे इसके लिए टाइम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मतलब मेरे अंदर ही ये सब सवाल उठने लगे थे। अभी और थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए, क्योंकि आगे का जो एक्साइटिंग माहौल आने वाला है, उसके पहले हम इनसे बात करेंगे, राजश्री से, ठीक है? फिर बाद में आप कंटिन्यू कीजिए। सो राजश्री, आपका अभी 12th हो गया, तो फिर आपने क्या सोचा था, क्या सपने देखे थे, और वो जरा एक जर्नी बताइए फिर आपके साथ। 10th का रिजल्ट आया था और मार्क्स तो बहुत अच्छे आए थे, बट मेरा बचपन से ये था कि मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। क्रिएटिव ज़्यादा हूँ मैं, कि पेंटिंग, इमेजिनेशन, मुझे ये बहुत अच्छे से जमता है, स्टोरी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग। तो मैं क्रिएटिव किसी स्ट्रीम में जाना चाहती थी, तो मुझे आर्ट्स लेना था। तो मैंने बचपन से पापा को यही कहा है कि मुझे आर्ट्स लेना है, मुझे बस 10th के बाद कितने भी मार्क्स आए मुझे आर्ट्स ही लेना है। और पापा को भी लगा था कि ठीक है तब का तब देख लेंगे, तो वो कभी ना नहीं बोले, ही वॉज ऑलवेज ओके विद कि हाँ ले लेंगे तब। बट 10th के बाद जब उन्होंने मार्क्स देखे तो ही वॉज कि नहीं साइंस ही लेंगे अभी तो, और चारों भी रखेंगे, PCM भी जो होता है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो मैथ्स जैसे अभी वैष्णवी सब बोल रही थी, मुझे तो लगा मैं इसके एग्जैक्ट अपोजिट हूँ। मुझे मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब मैं मार्क्स तो लाती थी मैथ्स में, बट मुझे मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती थी, साइंस बहुत अच्छा लगता था। तो 10th के बाद साइंस ले लिया,
फिर 11th में मैंने ऐसा लिया था कि आई यूज टू गो टू कॉलेज ओनली फॉर 2 to 3 days, कि जो प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं आजकल ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत चलता है कि यू अप्लाई फॉर अ ट्यूशन, फुल डे वहाँ पे आप स्पेंड करते हो, आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है वो करवा लेते हैं ट्यूशन्स, और आप कॉलेज सिर्फ प्रैक्टिकल्स के लिए जाते हो या फिर 1-2 दिन जाते हो। तो वैसा है अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा, तो वैसा किया था मैंने। बट क्लास भी मैंने ऐसे अगेन कुछ ज़्यादा आकाश और एलन ऐसे वाले क्लासेस नहीं लगाए थे। अगर कोई उनके पास जा रहा है ट्यूशन्स के लिए फिर तो उसका सीट पक्का, ऐसा होता है उनका। तो वैसा उतने पैसे तो थे नहीं, तो पापा ने कभी उन क्लासेस के बारे में सोचा भी नहीं, और मैंने भी कभी पूछा नहीं, क्योंकि आई वाज कि हाँ नहीं होगा तो पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है, और इफ़ आई कैन नॉट डू एट एनी कॉस्ट तो फिर क्यों मैं इतना वेस्ट करूँ मेरे पेरेंट्स का पैसा। तो उन्होंने फिर से ही चोज अ लोकल ट्यूशन फॉर मी, एंड ही वाज लाइक कि हो जाएगा, तू तेरी पढ़ाई अच्छे से चालू रख। तो 11th में गई, एंड देन द कोरोना पैंडेमिक हैपेंड, सो लॉकडाउन था। लाइक 11th के 6-7 महीने मैं कॉलेज गई होगी, उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया था। तो लॉकडाउन में सब हम घर पे ही थे, एंड घर पे थे तो तब किसी के पास फ़ोन नहीं था एक्सेप्ट फॉर मम्मी एंड पापा। सो माई मदर हैड वन फ़ोन, उस पर भाई का भी क्लासेस चलते थे सुबह, एंड आई ऑल्सो हैड टू प्रिपेयर फ्रॉम दैट सेम फ़ोन कि मुझे पढ़ाई करनी थी। तो वो ट्यूशन्स तो ऑनलाइन इतने अच्छे चलते नहीं थे, क्योंकि उनके पास भी एक्सपीरियंस नहीं था ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को इतना। तो मुझे 11th तक ये क्लियर ही नहीं था कि मुझे करना क्या है, या फिर मेरा इंटरेस्ट है किस में। मुझे इतना सिर्फ पता था कि मुझे मैथ्स अच्छे से नहीं जमता है, या फिर अगर मैं मार्क्स भी लाती हूँ मैथ्स में तो आई डोंट वांट टू चूज इट एज माय करियर। तो फिर 11th ख़त्म हो गया, 12th शुरू हो गया, वो भी ऑनलाइन ही चल रहा था। देन जो अभी आप तो हॉस्टल में रहते हो तो आपको हॉस्टल के एनवायरनमेंट की आदत है बहुत टाइम से, बट जो लोग बचपन से घर पे रहते, लाइक मैं मेरे फैमिली के साथ ही रहती हूँ बचपन से, तो उनको कभी कभी वो फैमिली का एनवायरनमेंट भी टॉक्सिक होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पेरेंट्स के झगड़े होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं बच्चों को। मुझे लगता है कि इफ़ लाइक आई डोंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बिकमिंग अ पेरेंट, बट लाइक जो झगड़े भी होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है किसी भी बच्चे पे। और इन केस अगर वो लड़का और लड़की है, 2 चिल्ड्रन, एक बॉय एक गर्ल है, लाइक मेरा छोटा भाई है जो अभी 11th में है, तो उसको तो वो समझ में नहीं आता था। ही वाज लाइक कि ठीक है चल रहा है घर में कुछ, तो कोई किसी को चिल्ला रहा है यार, बट मुझे सब समझ में आता था बिकॉज मैं उससे थोड़ी बड़ी थी एज में। तो वो मेरे लिए बहुत टॉक्सिक हो गया था, और वो सब घर पे थे तो वो जरा ज्यादा ही होते थे झगड़े लॉकडाउन के दरमियान, लॉकडाउन के टाइम पे। तो आई वाज लाइक कि ये तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं करना है, आई वांट, मुझे थोड़ा अपना खुद का स्पेस चाहिए ताकि मैं अपने आप को जान सकूं, मेरा जो टैलेंट है वो बाहर आ जाए। तो मुझे था कि मुझे घर से थोड़ा टाइम दूर रहना है, तो उसके लिए तो पढ़ाई करनी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे तो कहीं भेजेंगे नहीं, इतने पैसे तो है नहीं। तो फिर आई वाज कि कुछ तो प्रिपेयर करना है, बट जेई नहीं देनी है जैसे वैष्णव है हमें बोला उसको नीट नहीं करनी थी, जेई करनी थी। मेरा था कि मुझे जेई नहीं करनी, मुझे नीट ही करनी है। तो 12th में यूट्यूब पे जो अभी तो बहुत सारे लेक्चर्स है, तब तो सिर्फ स्टार्ट हुआ था वो ऑनलाइन एरा की यूट्यूब पे वीडियोस जा रहे हैं सब लेक्चर्स के, तो वो जस्ट स्टार्ट हुआ था। तो उधर मैंने देखा था नीट का वीडियोस, उसमें वो पढ़ा रहे थे, तो आई वाज कि चलो ट्राई करते इधर से। एंड तब मैंने पापा से 4000 मांगे, और वो 4000 का किसी एक पर्टिकुलर ऐप का सब्सक्रिप्शन था जिसपे वो 2 महीने में नीट की तैयारी करवाने वाले थे। इट वाज लाइक कोर्स था छोटा सा, एक रिविजन टाइप ऑफ कोर्स। तो वो मैंने परचेस किया, और 2 महीने मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी। लिटरली मैं भूल गई थी कि दिन में खाना भी खाना होता है 2 टाइम। मैंने इतनी पढ़ाई की थी कि मेरी मम्मी बोलती थी कि वो भी बस इनफ है, तू सो जा थोड़ा टाइम और कल कर लेना पढ़ाई। बट मुझे था कि नहीं, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस समहाउ। ऐसा नहीं है कि घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर निकलना है। ऐसा नहीं कि मैं मेरे पेरेंट्स से प्यार नहीं करती या फिर मुझे घर नहीं रहना था, बट मुझे अपना स्पेस चाहिए था। तो मुझे पढ़ाई करनी थी किसी भी हाल में, और वो चीज़ मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स, देन तुझे इधर से बाहर तो निकलना ही चाहिए, क्योंकि तभी तू खुद को ढूंढ पाएगी और फिर यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स ऑल्सो। सो मैंने बहुत तब मेहनत करी। लाइक इट्स नॉट गुड टू से कि आप 14-14, 15-15 घंटे पढ़ाई करो, बट वो जब डेडिकेशन अंदर से होता है ना तो वो ऑटोमेटिकली हो जाती है उतनी पढ़ाई। तो देन
मैंने पढ़ाई शुरू की, 2 महीना प्रिपेयर किया अच्छे से, टेस्ट रिपीटेटिव टेस्ट लिए, रिवाइज किया, अपने आप में जो भी कमियां थी वो ढूंढी मैंने। और एक डिसएडवांटेज ये था ऑनलाइन स्टडीज का कि आपको कोई देखने वाला नहीं है, आप कितने क्लासेस कर रहे हो, आप कितना रिवाइज कर रहे हो, आप कितना टेस्ट दे रहे हो, ये कोई देखता नहीं, उधर कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है, आपके हिसाब से चलता है। एंड आई वाज लाइक कि मुझे कभी ये कंट्रोल पसंद ही नहीं था कि टीचर ने बोला ये होमवर्क करो तो करो। आई वाज लाइक कि मैं मार खा लूंगी बट मैं नहीं करूंगी अगर मुझे नहीं करना है तो। था अगर कुछ प्रोडक्टिव होमवर्क दिया है तो कर लेते थे, बट ये जो आजकल पैटर्न है कि ये इतना प्रैक्टिकल बुक है 100 200 पेजेस है, वैसे भी हम वो मन लगा के नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिखते जाते हैं और सबमिट करके आते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई थिंक अगर मुझे कुछ चेंज करना हो एजुकेशन सिस्टम में तो वो तो मैं पक्का निकाल ही दूंगी एजुकेशन से कि वो कंप्लीट करो, प्रैक्टिकल बुक असाइनमेंट सबमिट करो, उसकी जगह पे आप कुछ क्रिएटिव रखो कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल हो उधर। तो 12th में वो 2 महीने का कोर्स लिया, आई प्रिपेयर्ड, और वो जो नीट की एग्ज़ाम थी वो पोस्टपोन होती जा रही थी बिकॉज कोरोना की वजह से। तो मई की एग्ज़ाम सितंबर में हुई थी, 12th सितंबर को पेपर था नीट का। एंड मेरे पापा को तब तक पता नहीं था कि मैं नीट इतने सीरियसली कर रही हूँ। उनको ऐसा था कि तू तैयारी तो कर रही है, तू सब पेपर्स दे दे। उन्होंने मेरे लिए जेई का भी फॉर्म भरवाया था, और ही वाज लाइक कि जो इसरो के वगैरह होते हैं एंट्रेंसेस वो भी दे दे। तो मुझे था कि नहीं, मेरे से जितना होगा मैं उतना दे दूंगी। सो जेई सीईटी मैंने दोनों दिए थे। सीईटी इज फॉर महाराष्ट्र, स्पेशली महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो सीईटी में भी मेरा लाइक अच्छा था बहुत स्कोर, उससे भी मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाता, बट नॉट एमबीबीएस। और जेई का भी स्कोर अच्छा था, बट आई वाज कि मुझे आगे नहीं जाना इसमें, तो मैंने वो जेई का रिजल्ट दिखाया ही नहीं घर पे आया ही नहीं है रिजल्ट। तो फिर एमबीबीएस का पेपर दिया मैंने 12th सितंबर को, और मुझे पेपर देते ही पता चल गया था कि आई एम गोइंग टू स्कोर इन द रेंज ऑफ 500 to 600। सो तब था कि बॉर्डर लाइन पे होता है 500-600 किसी भी स्टूडेंट के लिए कि एक तो आपको कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, और 600 अबाव हो तो भी लाइक प्रायोरिटी आपके कॉलेज में आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा शायद से। तो मुझे था कि आई एम ऑन द बॉर्डर लाइन, सो आई नीड टू प्रिपेयर अगेन। तो मैंने 12 सितंबर को पेपर हुआ, 24 सितंबर वाज द डेट व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन विदाउट इवन माई पेरेंट्स। उनको ये पता भी नहीं चला कि इसने फिर से तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि मुझे था कि अगर मुझे एमबीबीएस करना है तो लुकिंग एट माई पेरेंट्स कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, प्राइवेट कॉलेज में तो वो नहीं करवा पाएंगे, और सेमी गवर्नमेंट का भी इतना लाइक पता नहीं था कि होगा कि नहीं सिलेक्शन, और उतना अमाउंट ला पाएंगे कि नहीं उस टाइम पे। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन। 11th का फिर से प्रिपरेशन शुरू किया। जो स्पैन था एग्ज़ाम और रिजल्ट आने तक, लाइक जो सीट अलॉटमेंट होती है उसमें भी 5-6 महीने चले गए अगेन बिकॉज ऑफ कोरोना। तो तब तक जब तक मेरा रिजल्ट आता, जब तक मुझे सीट मिली थी एमबीबीएस की, तब तक मैंने 11th की स्टडी ख़त्म कर ली थी नीट की एटलीस्ट। और अभी और 6 महीने में नेक्स्ट ईयर का नीट का पेपर होने वाला था, बट आई गॉट द सीट। एंड मेरे पापा थे कि मैं जो कॉलेज में हूँ दैट इज़ अ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, तो उनका फीस प्राइवेट जितना नहीं है बट इट इज़ मोर देन अ गवर्नमेंट कॉलेज। तो आई वाज कि मुझे नहीं लेना है, आई एम प्रिपेयरिंग एंड आई विल प्रिपेयर फॉर टू गेट दैट सीट इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। सो मेरे पापा थे कि you have done what you have done, like not especially my father, both my mother and father, they both said that you have done what you were like जो तेरा responsibility था वो तूने पूरा कर दिया, you have studied enough, we have seen that, now it's our responsibility to bring the money and we will do that for you. So like सिर्फ 5 दिन थे वो सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन तक, एंड दैट 5 days he arranged that amount, I don't know from where, but we took that admission and he was very happy when he saw that letter ki confirmation hai seat ka, and he looking at that letter he saw he sat on the sofa जो था उधर कैंपस में हमारे कॉलेज के, and I knew that ये कहेंगे तो नहीं बट ही इज़ वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज उनका ड्रीम था बचपन से कि उनको डॉक्टर बनना है, बट माई ग्रैंड फादर ही was not into good company, so my father could not complete that dream of becoming a doctor. So जब he got married to my mother's father was कि I will pay for your education, you complete the education, because my mother's background is a bit educated. My grandfather is he's a cashier in a bank, he used to be a cashier. So he was कि I will pay for your education, you study. But my father was कि now I have a wife, I have to feed her, I have to look for my future, so I will not be able to study.
So then he gave up on his dream. And when I used to be small, मुझे हमेशा बोलते थे कि अगर तुझे बनना है तो डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना. But then when he knew कि इतना पैसा लगता है, तो 11th-12th में उनका था कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर, डॉक्टर मत कर, इतना पैसा नहीं है हमारे पास. तो मुझे था कि I will not ask for money, but I will still do what I want to do. So then like I don't know if it was destiny for me to choose that path, because मैंने कभी दिमाग में सोचा नहीं था 11th तक कि मुझे डॉक्टर बनना है. It just happened कि वो ऐड आ गई और मैंने ट्राई किया कि आई शुड ट्राई दिस, एंड देन आई वर्कड हार्ड, एंड वो डेडिकेशन भी ऑटोमेटिकली आया. मुझे पता नहीं मैंने वो 4-5 महीने इतने घंटे पढ़ाई कैसे की, अभी भी मैं नहीं कर पाती हूँ, बट तब की थी. एंड इट हैपेंड लाइक वो होता है ना कि एक फोर्स आपको पुश करता है, आपको पता नहीं होता वो कहाँ से आ रहा है, बट स्टिल यू डू दैट. तो वैसा हुआ. एंड देन लाइक आई गॉट द सीट. ही इज हैप्पी, ही इज मोर हैप्पियर नाउ, बिकॉज जो हमारा मैंने एजुकेशन लोन लिया है अभी, तो ही इज लाइक मुझे फर्स्ट ईयर में था कि कैसे होगा आगे का. अभी फर्स्ट ईयर की तो फी आपने लाई है, बट आगे कैसे होगा, आगे हम कैसे ला पाएंगे इतने पैसे हर साल. तो वो है कि अभी एडमिशन ले लिया, होता जाएगा. एंड नाउ आई एम थर्ड ईयर, एंड वी ऑल एज अ फैमिली आर मैनेजिंग इट ऑल टुगेदर. सो आई एम वेरी हैप्पी, ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि हो रहा है, अभी हो जाएगा और 2-3 साल बचे. So inspiring, so inspiring. Thank you. एक आपने एक बहुत पुराना लेखक है पॉलो कोएल्हो, उनका एक कहना है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो उन्होंने एक लिखा है बुक में, नरेशन में, और वो जो सेंटेंस है मुझे बहुत पसंद है, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि अगर आपको कुछ इतना चाहते हो, कुछ करना है, जो भी करना है, अगर आप इतना ज्यादा चाहते हो तो सारी दुनिया, द होल वर्ल्ड विल कंस्पायर टू मेक इट हैपन. और मुझे लगता है कि थोड़ा ऐसे ही कुछ हुआ है आपके बारे में, राइट? या मतलब मैं कभी बिलीव नहीं करती थी कि ऐसी पावर होती है कोई कि ऑटोमेटिकली नहीं, वो हार्डवर्क का भी कोई पुश आता है ऊपर से कि यू हैव टू डू दिस, अदरवाइज नथिंग विल हैपन इन योर लाइफ. And everything else fell in place. The Yeah, parents हाँ, also figured it हाँ. out. So wonderful story. Thank you. So थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर उन्हें बात करने देते हैं कि अभी आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है. अभी आप तो स्टूडेंट हूँ. you're student and then now you're studying, she's studying medicine, right? So उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. तो फर्स्ट ईयर में कॉलेज में जाते थे, बहुत अच्छा लगता था, MBBS कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बिकॉज मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट पहले से ही था, बट ये सोचा नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है. तो आई वाज स्टिल फाइंडिंग आउट कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, क्योंकि आप सिर्फ सोचते हो आपको डॉक्टर बनना है, बट जब आप एंटर करते हो तो देयर इज अ वास्ट स्कोप कि डॉक्टर में भी बहुत ज़्यादा होता है, कि सिर्फ आप डॉक्टर बनोगे मतलब यू हैव टू वेयर अ कोट एंड अ स्टेथो, इट्स नॉट इनफ, बहुत ज़्यादा होता है उसमें भी डीप जाओगे तो फर्स्ट ईयर में गए, और 9 to 5 कभी मैं शेड्यूल में रही ही नहीं हूँ. स्कूल थी तो वो 7 बजे थी, 7 से 2 या 7 से 3 होती थी, तो 9 to 5 मैंने कभी वो फॉलो ही नहीं किया. इतनी नींद आती थी 2 महीने में क्लास में सोती थी लेक्चर के टाइम पे. इतना बुरा लगता था, क्यों लिया मैंने ये कोर्स, कि अभी क्या करेंगे, ले तो लिया है बट नींद ही आती है, अगर मैं कभी एडजस्ट ही नहीं कर पाऊंगी इसके साथ तो कैसा होगा. और सेकेंड थिंग ये होती है कि जो MBBS लेता है, अगर उसके घर पे अगर बैच होती है 100 स्टूडेंट्स की, तो सपोज उसमें से 50% लोगों के घर पे ऑलरेडी डॉक्टर्स होते हैं, उनके मम्मी पापा. ये तो बहुत होता है मेडिकल स्कूल्स में, तो ऑलरेडी होते तो उनको बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज पहले से ही पता होती है, तो आंसर्स भी वो बहुत अच्छे से देते हैं. तो 1-2 महीना तो जब वो लड़के या लड़कियां आंसर्स देते थे कि हाँ ये, मुझे तो बहुत बुरा लगता था, मैंने तो कभी सुनी भी नहीं है चीज़ें, और हाउ विल आई टू बी कोप अप, मैं कब पढ़ाई करूँगी इतनी, और कैसे होगा मेरा फर्स्ट ईयर, इनको पहले से ही इतना आता है, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है ये. और बुक्स रेफर करने के लिए भी कोई नहीं था कि कौन सी बुक यूज़ करनी है, क्योंकि उनको तो पता था, उनके भाई बहन या मम्मी पापा डॉक्टर्स होते थे, तो वो उनको बुक्स के नाम बता देते थे, ये रेफ़र कर लो, ये रेफ़र कर लो. तो मेरा तो वैसा कोई नहीं था. बट देन अगेन आई रिमेंबर्ड कि अगर मैं हूँ तो सब है मेरे पास, आई डोंट नीड एनीवन एल्स. तो फिर बुक्स ले लिए मैंने एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग. तो ऐसा है ना कि वो जो नॉलेज लेके आए वो 1 महीना ही इनफ था उनके लिए, उसके बाद वो बिलो बॉटम चले गए, उनसे पढ़ाई तो नॉर्मल क्लासेस की भी नहीं होती थी. तो देन आई वर्कड हार्ड. कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रोज़ करो, थोड़ा 2 घंटा भी पढ़ रहे हो तो वो
एवरी डे आपको करना ज़रूरी है. अगर एक आध डे स्किप भी हो जाए तो यू हैव टू कवर इट कि आपने ये छोड़ दिया था पहले. तो वो करते जाओ. एंड फर्स्ट ईयर में भी आई सिक्योर्ड अ डिस्टिंक्शन इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS. सो देन वो हो गया फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर में गई. सेकेंड ईयर वॉज ऑल्सो वेरी चिल. पढ़ाई वगैरह अच्छे से होती थी. देन कॉलेज में थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह. आई यूज टू प्ले फुटबॉल जब मैं स्कूल में थी. उसके बाद इतना नहीं खेला क्योंकि उतना ग्राउंड एंड वो फैसिलिटीज़ नहीं होती थी कॉलेज में उतनी. तो दो चीजें मुझे पूछनी है. ये सब जो सर, जब आप मेडिसिन के फील्ड में जाते हो तो पहली बार जब आपको कडावर को हाथ लगाना है, उसके बारे में कुछ हुआ ऐसे कुछ? वो तो Because- बहुत लाइक मैं डरती नहीं हूँ किसी चीज़ से, और किसी को नहीं डरना चाहिए. बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक डरना है तो आप सिर्फ खुद से डरो. मुझे किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. तो फर्स्ट जो था मेरा एक्सपीरियंस कैडेवर के साथ, तो I आपको was पता very है क्या interested. कह रही है वो? कडावर मतलब पता है ना? वो जो बॉडीज को डिसेक्ट करते हैं, एक एक ऑर्गन को निकाल के उसको स्टडी करना होता है. ह्यूमन बॉडी को. तो फर्स्ट ईयर में वो था. बट बिकॉज हमारा कॉलेज नया था तो हमारे कॉलेज में बॉडी बहुत लेट आई थी. ऑलमोस्ट 5 to 6 months लेट आई थी. तो वैसे भी डर तो चला गया था. अभी तो सिर्फ लाओ बॉडी और रखो ऐसा था हमारा. तो फर्स्ट 50-50 हमारे 100 के बैच से, तो 50-50 दो बॉडीज दी थी. एक 50 के स्टूडेंट्स को, दूसरी 50. और ऐसा था कि एक बॉडी थी वो बहुत मोटी थी. लाइक आई थिंक उस पर्सन को डायबिटीज था, तो ही हैड अ लॉट ऑफ फैट ऑल ओवर. ही और शी वो ही बोथ okay. वेर मेन, लाइक मेल की बॉडीज थी दोनों भी. एंड हमारा वाला जो कैडेवर था, ही वॉज लाइक थिन. ओके लाइक, तो उसको हम डिसेक्ट करते थे तो हमारे बॉडी का डिसेक्शन बहुत इजीली होता था. वो सब हम इतना फैट भी नहीं होता था. तो पहले इज यू बाप रे. डिसेक्ट द स्किन एंड देन यू हैव टू टेक आउट द फैट टू रीच टू द ऑर्गन. तो वो हमारे बॉडी का बहुत इजीली हो जाता था. एंड वो लोग जो थे वो आधा घंटा उनका फैट निकलने में चला जाता था. उनका टेबल पे फैट ज़्यादा, ऑर्गन्स कम दिखते थे. तो हमें तो बहुत अच्छा लगा. हमें तो अच्छी बॉडी मिल गई है. बाप रे. हम अभी अच्छे से डिसेक्ट करेंगे. फर्स्ट डे वॉज कि हम सबको डिसेक्शन करना है, सब डिसेक्ट करेंगे. सब इतना झगड़ा करते थे हम कि हमको सर ने बोला वो 2 मॉनिटर रखो, एक एक को रोल नंबर वाइज बुलाओ, फिर डिसेक्ट करेंगे. इतना एक वीक ही हुआ. उसके बाद सब को कॉर्नर में जाके बैठते थे, और मैं और मेरा एक फ्रेंड, बस हम दोनों ही बॉडी डिसेक्ट करते थे. वो पूरी बॉडी हेड टू टो मैंने ही डिसेक्ट करी है, मुझे ऐसा लगता है. मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, मैं कर रही हूँ अच्छे से. लाइक वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि पूरी बॉडी मैंने डिसेक्ट करी थी. और वो देख के मेरे मैडम को भी लगा कि तू तो सर्जरी ले लेंगी, इतना बॉडी डिसेक्ट करने में तुझे इंटरेस्ट है. तो बोला नहीं, सर्जरी नहीं लेनी है मुझे, मैंने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया, बट मुझे अच्छा लग रहा है डिसेक्ट करना, तो मैं कर रही हूँ. और क्या करूँ मैं इधर 3 घंटे आके. तो वो फर्स्ट ईयर का Practical. एक्सपीरियंस. हाँ, प्रैक्टिकल जो होता आपने है. पहले से कहा हाँ, कंसिस्टेंट. प्रैक्टिकल. और बहुत मतलब अगर आप इन फ्यूचर अगर आपको MBBS या मेडिसिन में इंटरेस्ट है और आप अगर फर्स्ट टाइम बॉडी को देख रहे हो और वो एक बार आपके मन से वो डर निकल जाता है ना, तो लाइक देयर इज नथिंग ब्यूटिफुल इन दिस वर्ल्ड टू डिसेक्ट अ बॉडी. वाओ. बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है. वो सब नर्व्स, वो जो लोगों को पता भी नहीं वो आप हाथ से फील कर रहे हो. इट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. और एक रिपोर्ट डे पे मैंने मेरे पापा और मम्मी को दोनों को बुलाया था कि चलो मैं बॉडी दिखाती हूँ वगैरह. मेरी मम्मी तो अंदर ही नहीं आई वो स्मेल की वजह से. और फिर मेरे पापा आ गए. एंड तब तो मुझे आदत थी कि मैं विदाउट ग्लव्स भी कर लेती थी डिसेक्शन या फिर ऑर्गन्स को उठाना. हम विदाउट ग्लव्स भी करते अलाउड थे. है वैसे? हाँ, लाइक अलाउड है, क्योंकि बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि आप डिसेक्ट कर रहे हो, आपका ग्लव फट गया, तो यू कैन डू एनीथिंग. तो बेयर हैंड से भी चलता है. तो मैं मेरे पापा को, पापा ये हार्ट है, पापा ये लिवर है. तो मैं फादर इसके ऐसा देख रही है तो सच में हाथ से. मैं बोला हाँ. मेरे पापा को उस इंसान का रिबकेज खोल के दिखाया. फिर वो जो हमारा कैडेवर था वो ही वॉज अल्कोहलिक, तो उसका पूरा किडनीज खराब थे और लंग्स भी उसके पूरे खराब हो गए थे. तो मेरे पापा को बोला ऐसा होता है अल्कोहल पीने से, ऐसा होता है. फादर डजंट डू एनी ऑफ इट, बट मैंने दिखाया ऐसा होता है स्पेशली. तो वो दिखाया. फिर दूसरे टीम की भी बॉडी दिखाई एंड ही वाज हैप्पी कि अच्छा हो रहा है. कि
हमने जितना इन्वेस्ट किया है बहुत अच्छे से चल रही तेरी पढ़ाई एंड ही नेवर थॉट कि मेरा एक लड़का भी है मुझे इसके लिए भी कुछ करना है. ही नेवर थॉट, ही टिल डेट डज नॉट थिंक अबाउट माय ब्रदर कि उसका फ्यूचर का उसके फ्यूचर के लिए मैं क्या करके रखूँ, कलेक्ट करके रखूँ, स्टोर लाइक सेविंग्स, उसके लिए कभी नहीं सोचते मेरे पापा. दे हैव होप्स फ्रॉम मी सो दे इन्वेस्ट इन मी, लाइक जो पढ़ाई है वगैरह है. तो इफ यू वांट योर पेरेंट्स टू रियली बी विथ यू, प्रूव देम दैट यू कैन डू समथिंग. आपका डिसीजन बोलो आपके पापा को, मम्मी को, दोनों को बोलना इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर मैं नहीं बताती कि मुझे सीईटी की वजह से बीटेक का भी कोर्स मिला था यवतमाल में, वो गवर्नमेंट कॉलेज था उधर का, तो उधर बस 10,000 फीस एंड बाकी सब तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में इतना कुछ होता नहीं है फीस का. तो ही वाज कि तू बीटेक कर ले, और मुझे था कि नहीं, आई विल वेट फॉर नीट. अगर मुझे सीट मिल जाता है तो मैं क्या करूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर. तो मैंने 2-3 महीना वेट करा था, जब मुझे पता भी नहीं था कि मुझे सीट मिलेगा कि नहीं. सो देन सीट मिलने के बाद ही पेड द फीस एंड एवरीथिंग, लाइक ऑल गुड. फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर चला गया, अभी थर्ड ईयर में हूँ. एक चीज आपसे पूछनी थी बिफोर वी गो टू वैष्णवी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सब छोड़ दिया? हाँ, अभी छोड़ तो नहीं दिए. आई स्टिल पेंट, स्केचिंग या राइटिंग कर लेती हूँ मैं कभी कभी. एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है या फिर आपको सब बुरा ही लग रहा है, सब लोग आपके आजू बाजू के बुरे लग रहे हैं, तो जस्ट राइट, टेक अ पेन पेपर और सिर्फ लिखो आपको जो फील हो रहा है. भले ही वो हैंड राइटिंग आपको भी समझ में ना आए बाद में, बट जस्ट राइट इट डाउन. इट्स द बेस्ट वे टू टेक आउट ऑल योर स्ट्रेस. और वंडरफुल. अभी एक्सपीरियंस किया है जब से मैं सेकेंड ईयर में आई हूँ कि मेडिटेशन भी मैं कर लेती हूँ, बट मेडिटेशन का इशू है कि अगर आप स्टेबल नहीं हो ना तो वो होता नहीं है किसी से. बहुत लोगों से मेडिटेशन नहीं हो पाता है. मोर देन 10 to 15 मिनट्स वो गिव अप कर देते हैं. सो इट्स बेटर कि यू टेक अ पेन पेपर, आप लिखते जाओ, या फिर आपको ड्राइंग पसंद हो, स्केचिंग पसंद हो, वो करो. ओनली फॉर 10 to 15 मिनट. उसके बाद आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे. या फिर एक वॉक ले लो, वॉक से भी बेटर है. वॉक में भी आप क्या करोगे, फोन लेके जाओगे. आपके पास सभी होता है फोन आपके पास? नहीं ना, फोन नहीं रहता ना आपके पास. होता है, जैन भी तो फोन अलाउ नहीं करते ना. नहीं करते. नहीं, तो फोन तो नहीं होता, बट जब आप आगे लाइफ में जाओगे तो मोस्टली फोन सबके पास हो गए. तो वॉक पे भी जाते हैं तो फोन लेके जाते हैं सब मोस्टली. तो उसमें देखते रहेंगे, रील्स देखते चलते चलते रील्स देखेंगे, गाने सुनेंगे. इट्स बेटर यू सिट एट अ प्लेस, टेक अ पेन पेपर, राइट इट डाउन. और भले वो बाद में आप पेपर फेंक भी दो डस्टबिन में, डजेंट मैटर, बट उस पॉइंट पे लिख के लो सब. और अगर डायरी फॉलो करना चाहते हो तो डायरी इज ऑल्सो गुड, बट वो एक टेंशन होती है कोई पढ़ लेगा मेरी डायरी मैंने ये लिखा है वो लिखा है. तो उससे बेटर है पेपर ले लो एक. एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, फुटबॉल खेलना पसंद था मुझे, बट बिकॉज कॉलेज में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी खेलने की, तो मैं कॉलेज में कुछ नहीं कर पाई. अदर देन दैट डांसिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. तो डांस मैं इतना अच्छा करती हूँ ये भी मेरे घर वालों को पता नहीं था, अंटिल उनके पास एक वीडियो गया, मेरे फ्रेंड ने भेजा था कि यू आर प्रैक्टिसिंग अ डांस. तो मेरे मम्मी ने देखा तो डांस भी इतना अच्छा करती है. फादर वाज की वेरी नाइस, भले तू कभी मार्क्स थोड़े बहुत कम लाए, बट यू आर एन ऑलराउंडर एंड वी नो दैट कि कहीं ना कहीं तो अच्छा कर ही लेगी. वंडरफुल स्टोरी. थैंक यू. वैष्णवी, वेयर यू लेफ्ट ऑफ, आगे चलेंगे. अभी आपकी 12वीं कक्षा की पढ़ाई हुई है, अभी एक डिसीजन, एक मोड़ आया है आपके ऊपर, बताइए उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए, सो दैट ज्यादा जान सके हम. एक ऐसा फेज था मेरे लाइफ का, मतलब उस फेज से मैं कभी गई ही नहीं. एक्चुअली बचपन में जो मांगा वो मिला, जो करना चाहा वो किया, जो सपोर्ट मुझे मेरे पेरेंट्स से चाहिए था वो भी मिला. लेकिन 12th में नीट में कम मार्क्स आए, मतलब इतने भी कम नहीं थे कि मतलब मैं BAMS को नंबर लग सकता था मेरा, BDS को भी लग सकता था, लेकिन MBBS नहीं कर पाती. लेकिन मेरा ये था कि मुझे कुछ करना ही नहीं, इस फील्ड में ही नहीं जाना मुझे. और मैंने बोल दिया था साफ साफ पेरेंट्स को कि मुझे नहीं करना ये. MBBS नहीं करना. हाँ, MBBS भी नहीं करना और BDS भी नहीं करना और BMS भी नहीं करना, क्योंकि मेरे क्लास में जो लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा BMS ही कर रहे थे. तो मुझे कुछ डिफरेंट करना था, क्योंकि मुझे बचपन से मतलब आदत है कि जो लोग जहाँ जाते जहाँ भीड़ हो वहाँ मैं जाती नहीं. तो BMS सब ले रहे थे, तो मैंने सोचा कि कॉमन कोर्स है और ठीक है सब कर रहे हैं तो मुझे नहीं करना है.
और BDS का ऐसा था कि BDS मतलब ठीक था, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा BDS कि मतलब डेंटिस्ट्री, हाँ, और dentist। BAMS बताइए उनको। BMS आयुर्वेदा। आयुर्वेदा, ओके। तो BDS में इतना नहीं था क्योंकि डेंटिस्ट मतलब मुझे डॉक्टर में ही इंटरेस्ट नहीं था एक्चुअल में। तो मैंने बहुत कोर्सेस लिए जिसमें मैथ्स आता था ना, तो मैं यूट्यूब पर सर्च करती थी ऐसे कौन से कोर्सेस है जिसमें कैलकुलेशन आता है या कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें आती है जहाँ दिमाग लगाना पड़े। और मैं सब कोर्सेस लेके पापा के पास जाती थी, पापा ये ऐसा कोर्स है वैसा कोर्स है और हम ये करेंगे ऐसा करेंगे। और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होती थी मैं उसकी भी डिटेल्स निकालती थी और बोलती थी मुझे ये एग्ज़ाम देनी है और ये करना है। तो लेकिन ऐसा होता है कि हम आते हैं रूरल बैकग्राउंड से और वहाँ की सोसाइटी ऐसी होती है कि करना है तो जो लोग MBBS करते हैं वो अच्छे, जो लोग IIT करते हैं वो लोग अच्छे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बाकी भी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स है जिसमें हम कर सकते हैं। अगर हम अपना बेस्ट दें तो हम किसी भी फील्ड में उभर सकते हैं। लेकिन मैंने मतलब मेरे पापा से बात की तो मेरे पापा भी लाइक कि हाँ ये सब कोर्स है, लेकिन मुझे बस MBBS और IIT पता है, मुझे कुछ और पता नहीं, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। और तब आई थिंक उनकी भी सोच ठीक थी कि अगर किसी चीज़ के बारे में कुछ पता ही ना हो तो उसमें कैसे जाए। तो फिर कोरोना लगा, तो कोरोना में तो घर में ही थी मैं, क्योंकि बाहर जाने में कोई चांस नहीं था, क्या करूँ क्या नहीं। उसके लिए बहुत समय मिला मुझे सोचने के लिए कि क्या करूँ। लेकिन फेस ऐसी थी कि बचपन से मतलब मैं टॉपर नहीं बोल सकती, लेकिन टॉप 5 में तो आती ही थी। और सब टीचर्स वगैरह तारीफ वगैरह करते थे नवोदय में जब पेरेंट्स मीट वगैरह होती थी। तो मेरे पापा को ऐसा लगता था कि ये कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन जब से मेरे नीट में स्कोर कम आया तो मेरे पापा के मेरे ऊपर से मतलब वो जो कॉन्फिडेंस था ना वो कम हो गया है कि उनको लगा कि अब ये कुछ नहीं कर सकती, ये किसी काम की है ही नहीं। अरे बाप। तो देन मतलब घर वालों के ताने सबके ऊपर से मतलब कुछ भी करने जाओ तो ताने दे देते थे कि हाँ तुझे तो कुछ आता ही नहीं, तू कुछ कर ही नहीं सकती। बट आई वॉन्ट टू से कि एक लाइफ का एक ही एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता कि जिसमें हम अगर सक्सेस नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डम है या वो कुछ कर नहीं सकती। अगर मैं फर्स्ट से जो मतलब पहली कक्षा से जो मैं करती आ रही हूँ तो उसको उन्होंने पूरा इग्नोर कर दिया, वो सब भूल गए और बस इसने नीट क्लियर नहीं किया मतलब ये कुछ कर नहीं सकती। देन मेरे पापा का ये था कि मुझे मेडिकल के फील्ड में ही डालना था। फिर उन्होंने सर्च किए कोर्सेज, मैं सर्च करती थी कैलकुलेशन वाले कोर्सेज, वो सर्च करते थे मेडिकल वाले कोर्सेज। फिर उनको इस कोर्स के बारे में जानकारी मिली, मतलब मैंने नीट भी दिया था, CET भी दिया था जो महाराष्ट्र से होता है, और मेरे CET में काफ़ी अच्छे स्कोर थे, 94 थे मेरे, 94 परसेंटाइल। और फिर पापा ने सोचा कि ठीक है CET के थ्रू कुछ करते, तो मैंने बोला था कि मुझे एक तो एग्रीकल्चर करना है, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत एकदम साफ थी मेरे गोल की तरफ। 9th में मैंने सोचा था IIT करेंगे फिर ये करेंगे। फिर जब हुआ नहीं, क्योंकि मेरा 11th में मुझे मैथ्स लेने ही नहीं दिया था, अगर मैथ्स लेने देते तो इंजीनियरिंग तो कर देती। लेकिन फिर एग्ज़ाम दिया और उसमें था एक B फार्मेसी का ऑप्शन आता था और एग्रीकल्चर का आता था, BSc एग्रीकल्चर। और फिर मैंने ऐसे ही कोई गाइडेंस के लिए नहीं था तो सर्च करती थी मैं गूगल पे कि मतलब ये कोर्स करने के बाद क्या क्या स्कोप होता है, क्या क्या नहीं। तो मैंने एग्रीकल्चर का सर्च किया और उसमें मुझे मतलब एनालाइज किया और मुझे समझ में आया कि जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर वाले बच्चे वो सिविल सर्विसेज में ज़्यादा जाते हैं, और मेरा मेन एम तो यही था कि मुझे सिविल सर्विसेज करनी थी। और मेरा एग्रीकल्चर में लगा भी था नंबर नागपुर गवर्नमेंट कॉलेज में। फिर मैंने बोला पापा को, पापा मुझे एग्रीकल्चर करना है। मेरे पापा ने बोला एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर में लड़कियों के लिए कुछ होता है नहीं स्कोप, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद वो होते हैं ना बीज बियाने, उनके शॉप्स वगैरह डालते हैं, बस इतना ही होता है। मैंने बोला पापा मुझे वो नहीं करना है, मुझे एग्रीकल्चर करके मतलब एग्रीकल्चर मुझे डिग्री लेनी है, लेकिन मुझे उसके साथ सिविल सर्विसेज भी करनी है। मेरे पापा फिर तू नीट ही नहीं कर पाई तो ये क्या करेगी। देन माई कॉन्फिडेंस मतलब मेरा लो हो गया, क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और जब वो व्यक्ति जो हमें बचपन से कॉन्फिडेंस देता है और वो अचानक से ऐसा बोले तो बहुत बुरा लगता है। हाँ, फिर मैं शांत हो गई और ठीक है, मैंने बोला कि करो, आपको जो करना है वो करो। फिर मेरी मम्मी बोलती थी कि बी फार्मेसी कर ले, क्योंकि मेडिकल वाली भी फील्ड है, और हमारा भी सपना पूरा हो जाएगा और तेरा भी सपना पूरा हो जाएगा, 4 साल के बाद तू दे दे सिविल सर्विसेज। फिर मैं मान गई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ किसी ने तो मुझे समझा। फिर आया ऐसा कि लेकिन मेरे पापा का ये था कि मुझे बनाना था MBBS ही, तो उन्होंने भी सर्च वगैरह किया, वो कट ऑफ देखते हैं ना पिछले साल का वगैरह, तो मतलब उसमें था कि बी फार्मेसी के साथ फार्मडी वाला भी एक ये था कॉलम कि उसकी इतने मतलब परसेंटाइल का कट ऑफ लगा है वैसे, और उसका कट ऑफ ज़्यादा था। तो मेरे पापा ने उसको गूगल सर्च किया, ये कोर्स क्या है वगैरह वगैरह, फार्मडी के बारे में पूरी जानकारी निकाली, क्या बन सकते हैं क्या नहीं। तो मेरे पापा ने बोला बी फार्मेसी करने से अच्छा है यही कर लो, क्योंकि डॉक्टर की डिग्री भी मिल जाएगी, और मेरा कोर्स फार्मडी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, डॉक्टर की डिग्री भी मिल जाएगी, और जो मुझे करना है आगे वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स नया है, 2008 में आया है, और मतलब इंडिया में इतना स्कोप नहीं है, क्योंकि इंडिया में इस कोर्स के बारे में किसी को पता ही नहीं। तो देन मेरे पापा सपने देखने लगे मेरे लिए कि हाँ इसको अब मैं फॉरेन में भेजूंगा, और आज भी कहते हो कि हाँ तू कोर्स करने के बाद फॉरेन में जाओगी, क्योंकि फॉरेन में ज़्यादा स्कोप है। लेकिन मेरा ये है कि मुझे करना तो IAS है, तो फिर मैंने सोचा ठीक है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि किसी भी फील्ड में मुझे डालो मैं कर ही लूँगी। जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है, क्योंकि 10th तक तो मैं नवोदय में थी। नवोदय में आपको पता ही है, एक मतलब अंदर ही अंदर रहते हैं, हमें बाहर की दुनिया कुछ पता ही नहीं होती कुछ, मतलब और बाहर की दुनिया बहुत अलग है नवोदय से, बहुत ज़्यादा। नवोदय में जो केयर मिलती है, जो प्रोटेक्शन मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, वैसा कुछ नहीं होता बाहर की दुनिया में। और नवोदय में एक चीज़ ये है कि अगर हमारा मतलब कॉन्फिडेंस लो हो या हम डरे सहमे हो, तो वहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा मतलब चांस दिया जाता है, उनको बोलने का मौका दिया जाता है। जैसे असेंबली वगैरह होती है तो हम वहाँ बहुत लीडर टाइप होते हैं 10th तक, तो मैं 10th तक वैसी ही थी, लीडर टाइप एकदम। नवोदय मतलब मेरा ही सब कुछ ऐसा लगता था। लेकिन जब बाहर की दुनिया में आई तो वो लोग ऐसे होते बाहर की दुनिया के, मतलब मैं किसी को ऐसे ब्लेम वगैरह नहीं करना चाहूँगी, बट उनको ऐसे लगता है कि मतलब आई एम द बेटर, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी सब लोग उनका कुछ है ही नहीं, बस मैं ही, मतलब उनको कुछ आए ना आए लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा होता है। और मेरा क्लास ऐसा है कि 20-30 लोगों के लिए जगह होती है, इस मतलब बहुत कम कॉलेज है, और कॉलेज में 30 सीट्स ही अवेलेबल रहती है इस कोर्स के लिए। और मेरा कैप राउंड से हुआ है, और मेरे क्लास में बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनका कैप राउंड से हुआ है, और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे कि उनका डोनेशन देके हो गया है, क्योंकि ये कोर्स किसी को मतलब पता ही नहीं है। जो अच्छे सुशिक्षित घर के मतलब अच्छे एजुकेशन वाले, उनको ही पता है कि हाँ ये भी कोर्स होता है, तो वो लोग डोनेशन भर के डाल देते हैं। तो फिर प्रॉब्लम ये आया कि नवोदय में आपको बताइए हमारे टॉपर तो हमेशा चेंज ही होते रहते हैं, कोई भी आ जाए, मतलब कोई कभी भी आ सकता है, उसका कुछ ये नहीं रहता। और यहाँ ऐसा होता है कि नहीं मैं ही बेस्ट हूँ,
सब लोग यही सोचते कि हाँ मैं ही बेस्ट हूँ। फिर मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ऐसे लो होने लगा। और मतलब अभी भी आप मुझे देख सकते हो कि मैं एकदम शांत वगैरह दिखती होगी। रीज़न वही है कि फिर मुझे लगने लगा कि यार मुझे कुछ नहीं आता। अब घर वाले भी बोलते कि घर कुछ नहीं आता, ये लोग भी एक से एक ऐसे ये कर रहे, कुछ भी नहीं आता। तो फिर भी मैं कर लेती थी, ठीक है, कॉलेज जाना आना। मेरे इतने ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बन पाए क्योंकि मेरा मन ही नहीं था वहाँ पे। और 2 साल तक, फर्स्ट यानी सेकंड ईयर तक तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मतलब यहाँ मुझे रहना ही, मन से लगता था यहाँ मुझे रहना ही नहीं है, और ऊपर से तो मुझे सब कुछ करना पड़ता था। प्रैक्टिकल करो, थ्योरी करो, एग्ज़ाम दो, और उसमें भी फर्स्ट क्लास से पास हो, क्योंकि पापा ने घर से बताया था अगर कुछ मतलब कुछ नहीं करना है तो मत कर, लेकिन फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन मत ला, लेकिन फर्स्ट क्लास से तो तू पास हो जा। तो मैं फर्स्ट क्लास से मतलब पास होती होती आ रही थी। फिर आया सेकंड ईयर के एंड में मतलब मैं एकदम पूरी और डिप्रेशन वाला फेस हो गया था कि कुछ घर पर भी कुछ बता नहीं सकती थी। फ्रेंड्स जोन था, नवोदय वाले ही फ्रेंड्स मिले थे मुझे। वो मेरे ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मुझे पुणे में भी नवोदय वाले फ्रेंड्स मिले, क्योंकि बाहर की ज़िंदगी में मतलब रिलेट नहीं कर पाते हम लोग एकदम से, कि वो बहुत डिफरेंट हो जाता है हमारे लिए। और हमारा कैसे रहता है, हमारे में अपनेपन की भावना ज़्यादा रहती है, हम एक दूसरे की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, ऐसा वैसा। और बाहर की दुनिया मतलब सब अपना अपना सोचते हैं, ठीक है मैं हूँ तो बस, दूसरों से कुछ ऐसा होता नहीं है। तो नवोदय वाले मिले तो वो पार्ट अच्छा था। जब मैं उस फेस में थी तो मैं उनसे बातें कर लिया करती थी, लेकिन मैंने कभी किसी को बताया नहीं कि मेरे अंदर ये सब चल रहा है। फिर सेकेंड ईयर में मैंने सोचा कि यार ये कब तक चलेगा। जब भी मैं मतलब ऐसे अंदर से डाउन हो जाती थी तो उनकी तरफ ज़्यादा जाती थी, थोड़ा एंजॉय वगैरह करती थी और फिर आ जाती थी वापस। फिर एक दिन ऐसे ही हुआ कि मैंने खुद से ही सवाल पूछा कि ये कब तक चलेगा तेरे साथ। तो मुझे मतलब अंदर से बहुत ऐसा ये हो रहा था, मुझे मेरे ऊपर ही वो विश्वास। हाँ, विश्वास उठ गया था कि यार मैं कैसी थी और कैसी हो गई। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब कोई कुछ भी कहे, तुझे कुछ लेना देना नहीं है, तू जो करेगी वो मन से करेगी। और मैंने मतलब पूरा एनालिसिस किया मेरा, और मैंने सोचा कि स्टार्टिंग से मेरा एक ही ड्रीम था, मुझे IAS ऑफिसर बनना है। तो अब मेरे 3 साल बचे। 2 मिनट जस्ट, ऐसे ड्रीम क्यों था? ऐसा इसलिए था, उसमें क्या अच्छा लगता था कि आपको वो ड्रीम बन गया है? लाइक मेरा एक ड्रीम है कि मुझे मूवी स्टार बनना है। हाँ, लेकिन हाँ, ऐसे आपका IAS ऑफिसर का ड्रीम क्यों था? क्योंकि बचपन से मैं ऐसी पली बड़ी हूँ कि मेरे घर में सब एजुकेशन वाले लोग हैं, और मेरे पापा टीचर हैं, मेरी मम्मी आंगनवाड़ी वर्कर है। तो वो जब स्कूल में इंस्पेक्शन वगैरह होता था तो वो लोग आते थे, और मेरे मम्मी पापा इतनी तैयारी करके जाते थे, सब कुछ अच्छा वगैरह। मैं स्कूल में गई तो अच्छा लगता था वो हाँ, देखने अच्छा के लिए। लगता लेकिन था। तो फिर ऐसे नहीं कि वो एक इन्फैचुएशन है? मतलब अभी शायद पता चलता रहेगा, राइट? क्योंकि IAS ऑफिसर की जिंदगी आपने नजदीक से देखी है। हाँ, मतलब मेरी मम्मी जो है ना आंगनवाड़ी वर्कर है, और उनको काम बहुत होता है, लेकिन उनको सैलरी बहुत कम होती है। तो आई वॉज थिंकिंग कि शायद, मतलब तब की थिंकिंग थी मेरी जब मैं बचपन में थी, शायद मैं कुछ बड़ी हो जाऊंगी तो इसकी सैलरी में बढ़ा सकती हूँ, ऐसा मुझे लगता था। नहीं, तो मुझे अभी ऐसे आपको पूछना है कि आपको अभी भी लग रहा है कि आपको IAS ऑफिसर बनना है? हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे देश को सेवा देनी है। मतलब जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, जिनकी मैंने जिंदगी नजदीक से देखी है, तो उनमें मुझे डेवलपमेंट करना है। जैसे लेकिन कि वो IAS ऑफिसर कर सकता है, ऐसे लगता है आपको? लगता है, क्योंकि IAS ऑफिसर एक मतलब
जिले का हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, तो उनके अंडर एजुकेशन सिस्टम होती है, मेडिसिनल वाली सिस्टम उनके अंदर ही होती है, सब कुछ उनके अंदर होता है। और अगर बॉस ही अच्छा होगा तो बाकी के लोग भी अच्छे से ये कर पाएंगे। नहीं, मैं कुछ नेगेटिव नहीं बताना चाहता हूँ, मैं जस्ट आपको एक फैक्चुअल एनालिसिस कहते हैं हम, आप देखें। और मैं एक छोटी सी चीज आपको भी बता देता हूँ कि हमारे ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। अगर आपको मूवी स्टार बनना है तो एक आप सेट के ऊपर जाके देखिए कि क्या होता है वहाँ। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो एक दिन जाइए आपके यहाँ के आईएएस, मुझे बनना है आईएएस, मैं आपके साथ एक दिन गुजार सकती हूँ क्या, जस्ट आपको शैडो करते हुए। ये एक एक्सरसाइज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। क्योंकि किसी को लगता है कि मुझे पेडियाट्रिशियन बनना है, तो डॉक्टर के ऑफिस में जाके बैठ के देखिए एक दिन, बच्चों का चिल्लाना आप सह सकते हैं कि नहीं, 8 घंटे 9 घंटे। तो ये एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सोचते हैं एक दिमाग में आईएएस ऑफिसर, मतलब मैं सोचता हूँ कि शायद आपको पावर चाहिए कुछ करने की। इज दैट द रीजन यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर? यस। ओके, ठीक है, आगे बोलिए। फिर मैंने सोच लिया था कि अगर मुझे यही करना है तो मैं ये कोर्स करके भी कर सकती हूँ, और मेरे पास 3 साल है। तो मैंने घर पे बता दिया कि मुझे पापा आईएएस ऑफिसर बनना है। और मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देखे आईएएस ऑफिसर्स के वगैरह, और मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि मैं उसमें सक्सेसफुल हो, मतलब होने के बाद सब लोग मुझ पे प्राउड करें कि नहीं ये भी कर सकती है। तो मैंने एक कोर्स सर्च किया और उसकी अमाउंट थी 10,000। 3 साल के लिए था वो। यूपीएससी के क्लासेस थे। तो मैंने पापा को बोला कि पापा इसकी अमाउंट 10,000 है, अगर आप मतलब आपसे हो पाएगा तो प्लीज़ मुझे करना है। तो पापा ने बोला ठीक है, तू अब तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अब उनके पास शायद पैसे वगैरह नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि मैं सितंबर में करूँगा, सितंबर में मुझे बोल तू, मैं लेके दूँगा। फिर मैंने सितंबर में भी बोला पापा को, पापा मुझे कोर्स लेना है वो, क्योंकि कुछ भी करने से पहले कुछ गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी होती है। तो पापा को बोला पापा कोर्स लेना है, तो पापा ने मतलब सुना और छोड़ दिया, इग्नोर किया। देन मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि यार शुरू क्या है मेरे लिए। एक बिहेवियर हो जाता है, अगर आपकी कोई बात नहीं माने तो आप एकदम शांत हो जाते हो। मैं हो गई एकदम शांत। फिर एक दिन ऐसे पापा ने पूछा मुझे कि तू मतलब पहले जैसी बातें करती थी मेरे से, जैसा बॉन्डिंग था वैसा क्यों नहीं रहा। तो मैंने साफ साफ बोल दिया अगर आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं तो क्या ही करूँ मैं। तो पापा ने बोला कि तुझे ये तेरी गलती है, तूने पहले बताना चाहिए था कि तुझे मैथ्स लेना है, तुझे आईआईटी करना है। ठीक है, मैंने बोला हाँ ठीक है वो मेरी गलती है, लेकिन अब मैं ये बोल रही हूँ तो आप क्यों मदद नहीं कर रहे हो। तो ऐसे सब कन्वर्सेशन होने के बाद पापा ने बोला ठीक है मैं देता हूँ, लेकिन मैंने साफ मना किया। मैंने बोला नहीं, अगर मैं करूँगी तो मेरे खुद से करूँगी, मैं मतलब आपकी मदद लूँगी ही नहीं। फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे करना है, और फिर मैंने टाइम टेबल बनाया, सिलेबस निकाला सबका। यूपीएससी एग्जाम के लिए उसकी तैयारी कर रहे हो तो अभी करंटली आप नहीं करंटली कर रहे हो मतलब मैंने कुछ क्लासेस वगैरह तो नहीं लगाए, लेकिन मैंने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना शुरू किया है। और दिन के मैं सुबह सुबह 2 से 3 घंटे दे देती हूँ हर दिन। मतलब कॉलेज भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि कॉलेज में पूरा है, क्योंकि मुझे डिग्री नहीं मिलेगी। कौन सा साल चल रहा है इसमें, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी? हाँ मेरा मतलब अब 3rd ईयर की मेरी एग्जाम हो चुकी है। और एक थोड़ा सा ये आपके जो स्ट्रीम के बारे में कुछ बताएंगे, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी क्या होता है, क्या पढ़ते हैं, सो बच्चों को थोड़ी जानकारी मिल जाए। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। 12th के बाद में कर रहे हैं? हाँ 12th के बाद में, और इसमें एडमिशन सीईटी के थ्रू लिया जाता है।
6 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट की कोर्स है और ये डॉक्टरेट डिग्री है। मतलब ये डिग्री मिलने के बाद आपको डॉक्टर डिग्री मिल जाती है, क्योंकि हमें सिखाया ही मतलब उस लेवल का जाता है। ये एमबीबीएस का इक्विवेलेंट कोर्स है। जैसे फॉरेन में एमबीबीएस लोग सर्जरी के लिए होते हैं, मास्टर इन सर्जरी, बट फार्मडी एज अ हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं। और जो एमबीबीएस लोग प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना मेडिसिन का वगैरह, तो वो दवाइयाँ ठीक है कि नहीं, उसकी कितनी मतलब फ्रीक्वेंसी से वो दे देनी चाहिए पेशेंट को, या उसका मतलब डोसेज अमाउंट ठीक है कि नहीं या ज़्यादा हो रहा है, तो वो इनकी सिग्नेचर के बगैर वो प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो पेशेंट है उसको नहीं दिया जाता। पहले उनकी एडवाइस ले लेनी चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में ये 2008 में आया है कोर्स, और यहाँ इतना मालूम नहीं है इसके बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस कोर्स के बारे में सबको मालूम हो, और ऐसे लोगों को ज़्यादा मालूम हो जो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स सबको मतलब महाराष्ट्र में तो 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज है इसके, बाकी प्राइवेट है, और कॉलेजेस भी बहुत कम है। लेकिन अगर आप सीईटी के थ्रू अच्छे से पढ़ के जाएंगे और इस कोर्स में अच्छे से करेंगे, तो आई थिंक कि फ्यूचर में इंडिया में भी इसके लिए स्कोप आ सकता है, और हम जैसे बच्चे ही इस कोर्स के माध्यम से मतलब अच्छा कुछ कर सकेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? 2 पॉइंट्स हाईलाइट करने थे मुझे वैष्णवी ने जो अभी कहा उससे, कि पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि वो जो बोलते रहते हैं या ताने जो देते हैं मोस्टली गर्ल्स को, तो ये बहुत सफ़र करना पड़ता है कि जल्दी करो, या फिर तुम्हारी शादी होगी अभी कुछ सालों में, तो उससे पहले तुम्हें कुछ बनना चाहिए, या फिर जो भी हर किसी के फैमिली की सिचुएशन अलग होती है, अलग टाइप के ताने होते हैं। लड़कियों को सुनना चाहिए, ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव वे में हो कि पढ़ाई करो ऐसा ऐसा, तो ये सब सुनना चाहिए। अदर देन दैट, अगर कुछ भी पॉइंट्स आपको ताने मिल रहे हैं तो उसको सीरियसली लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उसी पे ध्यान दो सिर्फ, और ये ताने तो चलते रहेंगे। ठीक, कुछ भी बन जाओ आप लाइफ में, आपके पेरेंट्स आपको ताने देने ही वाले। और सेकेंड थिंग जो वैष्णवी ने बोली कि उसके पेरेंट्स उसको फॉरेन भेजना चाहते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कर लो, बट डू इट फॉर योर कंट्री, डू इट फॉर इंडिया, बिकॉज दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट टुडे। लगेगा कि आपने सब इंडिया के रिसोर्सेज यूज़ कर लिए, बट आप वो उसका आउटकम किसी और कंट्री को दे रहे हैं। ऑब्वियसली उनको हेल्प होनी चाहिए अगर हमारे पास वो टैलेंट है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका कंट्रीब्यूशन हमारे वर्ल्ड के लिए चाहिए, हमारे कंट्री के लिए चाहिए, बिकॉज वी आर लैकिंग इन अ लॉट, बट हमारे पास टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अपनी जर्नी शेयर करी। वैसे टाइम होता तो मैं बहुत कुछ शेयर करती आपके साथ, बट अभी तक आप बहुत छोटे से पार्ट से एक्सपोज हो कि इस दुनिया में क्या होता है। आप बड़े हो गए, यू विल एक्सपीरियंस मोर इन योर लाइफ। अभी तक मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी सोशल मीडिया का एडिक्शन वगैरह होगा, बट यू विल कम अक्रॉस इट इन योर लाइफ। तो उससे भी कैसे डील करना है, गलतियाँ करो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन मेकिंग मिस्टेक्स। सो गलतियाँ करो, बट उनसे सीखो और वो रिपीट मत करो कभी अपनी ज़िंदगी में। और मोस्टली आप सब गर्ल्स ही रहते हो साथ में, तो एक पॉइंट आपकी लाइफ में ऐसा आएगा कि यू विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अपोजिट जेंडर, एंड दैट इज़ नॉर्मल। ऐसा मत करो कि समथिंग इन योर लाइफ गोज सो रॉन्ग दैट यू हैव टू रिपे इट फॉर योर एंटायर लाइफ। नेवर डू दैट, एंड मेक गुड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। बहुत अच्छे बनाओ। नवोदय के फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरी अभी मैं वैष्णवी से कल ही मिली हूँ, बट हमारी फ्रेंडशिप और जो बॉन्डिंग हुआ है एक दिन में वो बहुत अच्छा हुआ है। और वैसे भी मेरे जो कॉलेज में है नवोदय की स्टूडेंट्स जो है उनके साथ भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है। तो इट्स गुड इफ़ यू हैव फ्रेंड्स अराउंड यू इन योर स्कूल, एंड बाहर जब जाओगे तब भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाओ एंड बी विद देम फॉर एवर। थैंक यू सो मच। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। सो किसी और की सुनने से अच्छा है कि आपको जो करना है आप अपने से करो और खुद पर विश्वास रखो, बस यही कहना चाहूँगी। वंडरफुल।
अगर मैम आप इंजीनियर मैथ और इंजीनियर में जाते तो आप आगे जाके क्या करते? अगर मैं इंजीनियर या आईआईटी में जाती तो आई थिंक आईटी, कंप्यूटर इंजीनियर। माय नेम इज़ पूजा ठाकुर एंड आई फ्रॉम JNV गांधीनगर। मैं राजश्री मैम से क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अभी आपने बताया कि आपको फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट था, तो आपने कॉलेज में आपको चांस नहीं मिला, तो आपने स्कूल में कभी खेला है ऐसे नेशनल या कुछ भी? नेशनल नहीं, बस ZP लेवल तक खेले हम, बट मेरी हाइट ज़्यादा है तो मुझे गोल्टी बना है। बट मुझे वो भी पसंद था, मतलब खेलती थी मैं फुटबॉल भी, बट एज अ टीम में मैं गोल्टी थी। मेरा नाम प्रार्थना है और मैं JNV अहमदाबाद से हूँ। मेरा राजेश्वरी मैम से क्वेश्चन है कि आप कह रही थी कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे इतने सारे, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज होते तो तब भी क्या आपका ड्रीम यही होता? क्या अगर कोई बड़ा ड्रीम नहीं चाहती थी आप? आई डोंट थिंक सो। अगर मेरे पास रिसोर्सेज होते तो मैं यहाँ तक भी पहुँचती, बिकॉज इट डजेंट मैटर कि आपके पास रिसोर्सेज है कि नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट कि आप वो चीज़ कितने ज़्यादा मतलब आपका डेडिकेशन कितना है उस चीज़ को पाने के लिए। इवन इफ रिसोर्सेज होते, अगर मेरे पापा मुझे बहुत अच्छे क्लासेस में डालते तो भी आई डोंट नो मैं इधर तक पहुंचती कि नहीं। सो मेरे लिए रिसोर्सेज मैटर नहीं करते, मेरा वो गोल था जो मुझे अचीव करना था, और अगर होते भी तो मैं यहाँ तक तो नहीं पहुँचती, मुझे इतना पता है। बिकॉज समटाइम्स रिसोर्सेज आर गुड, समटाइम्स दे माइट स्पॉइल यू। मेरा क्वेश्चन वैष्णवी मैम से है। अगर आप JNV में थे तो आपने गेम में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, या फिर आपको पता था कि JNV में थोड़ा ज़्यादा चांसेस होता है क्लस्टर, रीजनल और नेशनल वगैरह में, तो आपने कभी गेमिंग में या फिर अदर एक्टिविटी में जाने का नहीं सोचा? एक्चुअली जब मैं JNV में आई थी तो मेरी लाइफ चेंज हो गई थी, क्योंकि तब से मैं बस एजुकेशन तक सीमित नहीं थी। मुझे ऑल राउंडर एक्टिविटीज़ करना बहुत अच्छा लगता था। मैं बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलती थी, स्पोर्ट्स वगैरह। हाँ, मैंने रीजनल तक किया है, लेकिन मैं इतनी भी बेस्ट नहीं थी स्पोर्ट्स में, मतलब ठीक ठाक था अपना। मेरा नाम नम्रता है और मैं JNV अहमदाबाद से हूँ। मेरा क्वेश्चन वैशाली मैम से है। मैम, आपका ड्रीम IAS है, तो आपने अभी तक क्या क्या तैयारी की है और आगे भी क्या करने वाले हैं इसके लिए? सबसे पहले अगर हमें किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो तो हमें उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे जो IAS बन चुके वगैरह, और उनसे सबसे मतलब मैंने एनालिसिस किया सबका इंटरव्यू वगैरह सुन के, और मैंने एक बुक लिस्ट ये की। फिर मैं मतलब सबका यही होता है कि सब बोलते हैं कि हम NCERT पढ़ते हैं पहले, तो मैंने भी NCERT से ही शुरुआत की। मतलब मैंने सबसे पहले NCERT बुक स्टोर पे गई, NCERT खरीदी, और मैं हर दिन वही पढ़ रही हूँ। मतलब मुझे अब 3 साल है और मेरे पास, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहूँगी और मैं बेसिक से ही कर रही हूँ। हेलो मैम, मेरा नाम कृषिका है। मैम, आपने बोला कि आपने 10th के बाद नवोदय छोड़ दी थी, तो मतलब जब छोड़ी उसके बाद कभी ऐसा फील हुआ कि काश नहीं छोड़ी होती तो अच्छा होता? ये तो मुझे हमेशा ऐसे ही फील होता है, आज भी हो रहा है, क्योंकि अगर नवोदय में होती तो काश मैं IIT कर पाती, क्योंकि नवोदय के टीचर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, और जो मेरे Big मैथ्स hand for the टीचर थे, teachers. अगर मैं नवोदय में होती तो जो मेरे मैथ्स टीचर थे, जॉनसन सर, मस्के सर, वो मुझे पक्का मैथ्स लेने ही देते और मैं उसी फील्ड में जाती। और मैं हर दिन अफसोस करती हूँ इस चीज़ नहीं का। नहीं, ऐसे अफसोस नहीं करना चाहिए। जो पीछे है वो उसे आगे देखना है, बस आगे देखना है। मुझे पता है कि आप जरूर IAS ऑफिसर बन जाएंगी। मेरा नाम दिशिता है और मैं JNU द्वारका से हूँ। आपको आपके टैलेंट के बारे में पता था कि आपकी हॉबी और आपका टैलेंट क्या है, कि आप मैथ्स में अच्छे हो, तो क्या हमें अपना टैलेंट पता हो और हमें पेरेंट्स और टीचर्स कोई और चीज़ में फील्ड में जाने को कहे तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी हॉबी और टैलेंट में जाना चाहिए या टीचर्स और पेरेंट्स का वो फील्ड में जाना चाहिए? मेरा जो अनुभव है उसके बेसिस पर मैं कहना चाहूँगी कि अपनी मन की सुनो, बाकी कुछ भी कहे जाने दो।
आपने आपने बोला था कि डॉक्टर में भी बहुत सारे फील्ड होते हैं, तो आपने क्या डिसाइड किया अभी तक कि आप कौन से फील्ड में जाएंगे? आपका इंटरेस्ट किस में है, कैसे डिसाइड? अभी 3rd में जस्ट एंटर करा है मैंने, तो अभी फ़िलहाल इतने सब्जेक्ट्स नहीं है, देयर इज़ वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स इन 3rd ईयर। पीडियाट्रिक्स होता है, गायनेक मतलब सिखाते सब है, हमको जाने सब OPDs में देते हैं, बट थियोरी वगैरह इतना पढ़ना होता नहीं है उसका। तो स्टिल आई एम एक्सप्लोरिंग। मुझे पीडियाट्रिक्स में अभी इंटरेस्ट आने लगा है, पीडियाट्रिक्स एज अ ब्रांच मुझे अच्छी लग रही है। एंड देन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में भी है इंटरेस्ट थोड़ा सा। जैसे जैसे हम कंप्लीट करते जाएंगे एजुकेशन, उतना वो डेवलप होता जाएगा आई गेस इंटरेस्ट, तो टाइम लगेगा। और जैसे मैंने कहा था, मुझे 12th में भी पता नहीं था क्या करना है, तो नीट हो गई, तो ऐसे समझेगा अभी आगे। थैंक यू मैम। मेरा सेकंड क्वेश्चन वैशाली मैम से। आपका ड्रीम था कि आप IIT करें, तो अभी आप IIT में आए हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? अगर आप इधर के स्टूडेंट होते तो कितना अच्छा रहता है, ऐसा आपको फील हो रहा होगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं एक समय में ड्रीम देखा करती थी कि मैं IIT में जाऊंगी, वहाँ ऐसा होगा वैसा होगा, और ऑल थैंक्स टू सुमित भैया। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। एंड